नेक्स्ट आर दी पेनकोस ट्यूमर्स। जो ट्यूमर्स एपेक्स ऑफ द लंग में राइज करते हैं उनको हम बोलते हैं पेनकोस ट्यूमर, और इनको हम सुपीरियर सल्कस ट्यूमर भी बोलते हैं। अब ये इनकी वजह से पेनकोस सिंड्रोम हो सकता है अगर ये कंप्रेस करेंगे अपने लोकल सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। अगर रिकरेंट लेंजियल नर्व की कंप्रेशन होगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। स्टेलेट गैंग्लियन की कंप्रेशन से हॉर्नर सिंड्रोम। सुपीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन से सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। ब्रेकियोसेफेलिक वेन के ऑब्स्ट्रक्शन से ब्रेकियोसेफेलिक सिंड्रोम, और इसमें यूनिलेटरल सिम्टम्स होंगे क्योंकि सिर्फ एक साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन कंप्रेस होगी। ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंप्रेशन से शोल्डर पेन, सेंसरी न्यूरल डेफिसिट्स, एट्रोफी ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। फ्रेनिक नर्व की कंप्रेशन से हेमी डायफ्राम पैरालिसिस, यानी कि जिस साइड की पैरालिसिस होगी उस साइड से एलिवेशन हो जाएगी डायफ्राम की। नेक्स्ट इज सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू एनी ट्यूमर और एनी थ्रोम्बस। जब इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो होगा हेड से तो फेशियल पे थोड़ा हो जाएगा। नेक से जब होगा तो जगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगी। लेरेंजियल और फेरेंजियल एडिमा हो जाएगा, और यहाँ से अपर एक्सट्रीमिटीज से भी ब्लॉकेज होगी तो इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा अपर एक्सट्रीमिटीज़ का। मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, जैसे हमने पेनकोस ट्यूमर पढ़ा था, या किसी थ्रोम्बोसिस की वजह से। एंड इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी क्योंकि इसकी वजह से हेड जो ब्रेन है उसका ब्लड ब्रेन ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें रिस्क ऑफ एनेरिज्म भी होता है, या फिर आर्टरीज इसमें रप्चर भी कर सकती हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी। इसमें सबसे पहले H1 ब्लॉकर्स हैं जिन्हें एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं। दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स। फर्स्ट जनरेशन में डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, क्लोरफेनिरामीन और डॉक्सिलामीन, और सेकंड जनरेशन में लोराटाडीन, फेक्सोफेनाडिन, डेसलोराटाडीन और सिट्रीजिन। फर्स्ट जनरेशन का यूज़ करते हैं एलर्जी, मोशन सिकनेस, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी और स्लीप एड में, और सेकंड जनरेशन का एलर्जी में। इसका एडवर्स इफेक्ट्स होता है कि इसकी वजह से सेडेशन होती है, दे आर एंटी मस्करेनिक एंड एंटी अल्फा एड्रेनर्जिक। जबकि सेकंड जो जनरेशन है दे आर लेस सीडेटिंग क्योंकि इनकी सीएनएस में एंट्री कम होती है, इसलिए हम सेकंड जनरेशन को प्रेफर करते हैं ओवर द फर्स्ट जनरेशन। Next is dextromethorphan. It is an antitussive used for cough relief. It is an NMDA glutamate receptor antagonist. It is also a codeine analog and has mild opioid effect, and it has also mild abuse potential. जिसकी ओवरडोज के लिए हम नैलोक्सोन यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है अगर इसे बाकी सेरोटोनर्जिक एजेंट्स के साथ यूज़ किया जाए तो। नेक्स्ट इज सूडोएफिड्रीन एंड फिनाइलेफ्रीन। ये क्या करते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा देते हैं नेज़ल म्यूकोसा, जिसकी वजह से हो जाती है लोकल वेसोकंस्ट्रिक्शन। इसलिए हम इन्हें नेज़ल कंजेशन के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा के हाइपरीमिया भी कम करवा देंगे, एडिमा भी कम करवा देंगे, और इसकी वजह से यूस्ट्रिशियन ट्यूब्स भी ओपन हो जाएंगी। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाता है हाइपरटेंशन, क्योंकि फिनाइलेफ्रीन को हम इन केसेस ऑफ हाइपरटेंशन भी यूज़ करते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपरटेंशन आ जाएगी, रिबाउंड कंजेशन जिसको हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा भी बोलते हैं, कि अगर हम इसको 4 to 6 डेज से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से नेज़ल कंजेशन दोबारा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसमें टेकीफाइलेक्सिस होता है, यानी विद सक्सेसिव डोजेज इसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। इसके अलावा अगर सूडोएफिड्रीन को हम हायर डोजेज में यूज़ करेंगे इसकी वजह से स्टिमुलेशन भी हो सकती है और एंग्जाइटी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग्स। इसमें यहाँ पर हम एंडोथेलियन सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें 3 पाथवेज होते हैं, एंडोथेलियन पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे और प्रोस्टासाइक्लिन पाथवे। सबसे पहले प्रो एंडोथेलियन रिलीज होगा, एंडोथेलियन 1 में कन्वर्ट होगा, फिर वो एंडोथेलियन रिसेप्टर पर जाकर लगेगा, IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, PIP2, और कैल्शियम की रिलीज ज़्यादा होगी। कैल्शियम फिर वेसोकंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज पॉलीफरेशन करवा देगा स्मूथ मसल्स की। तो जो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं वो यहाँ रिसेप्टर पर आकर लग जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उनके वेसोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, पॉलीफरेशन भी नहीं होगी। बट ये हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमने इनमें LFTs को मॉनिटर करना होता है। इसके एग्जांपल में देता है बोसेंटन। नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। L-आर्जिनिन रिलीज करेगा एसिट्रोलिन, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा एंडोथेलियम से, फिर वो जाकर स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा।
साइक्लिक जीटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक जीएमपी में। उसकी वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन और इंक्रीज प्रोलिफरेशन। हम नाइट्रेट्स साइक्लिक जीएमपी को करवाते हैं स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है। और जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं, ये जीटीपी को इनहिबिट करवाते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी वेजोडाइलेशन होती है। यानी कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के वेजोडाइलेटरी इफेक्ट को इंक्रीज़ करवा देते हैं। इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में होती है कि अगर कोई बंदा पहले से नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स ले रहा है तो उसमें हमने ये नहीं देने होते, क्योंकि फिर सीवियर हाइपोटेंशन का रिस्क होता है, क्योंकि दोनों ही हाइपोटेंशन करवा देते हैं। और इसकी एग्जांपल में होता है सिल्डेनाफिल। उसके बाद है प्रोस्टासाइक्लिन पाथवे। एरेक्डोनिक केसेस से निकलेगा यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन से बनेगा साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी करवाता है वेजोडाइलेशन। तो जो प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स हैं वो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा करवा के डायरेक्ट वेजोडाइलेशन करवा देते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक वास्कुलर बेड्स में। और ये प्लेटलेट की इनहिबिशन के एग्रीगेशन का भी इनहिबिट करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में फ्लशिंग और जॉ पेन है। और इसकी एग्जांपल में है एपोप्रोस्टिनॉल और आइलोप्रोस्ट।